हाय एवरीवन। मैंने इस वीडियो में अणुसूत्र और रासायनिक समीकरण को बड़े ही सरलता से सिखाने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आप लोग इसे आसानी से इस वीडियो को अगर पूरा देखें और सीख जाएंगे। ये स्टैंडर्ड 10 का जो प्रथम चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले का ये वीडियो है। आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया का नोट्स और वीडियो बड़े ही एक्सप्लेन के साथ जारी करेंगे दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में अणुसूत्र और रासायनिक समीकरण को आप अच्छे से सीखें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में इसको जरूर लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा हम लोग पहले की क्लास का थोड़ा अध्ययन कर लें। रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर पढ़ाने में पहले अणुसूत्र बनाना सीखें, उसके बाद रासायनिक समीकरण और उसके बाद उसको बैलेंस करना। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ये तो 9th का है, पर मैं यही कहूँगा कि थोड़ा इसको दोहरा लें। उसके बाद रासायनिक समीकरण बनाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो वैलेंसी है ये धनात्मक मूलक है, ये ऋणात्मक मूलक है। धनात्मक मूलक में करीब करीब सब धातु है, जिसमें एक हाइड्रोजन और अमोनियम को छोड़कर। हाइड्रोजन धातु नहीं है, एक अमोनियम है जो ग्रुप ऑफ नॉन मेटल इन अधातु का समूह है। ये दोनों अधातु है, बाकी सभी धातु है। अधातु होते हुए भी ये जो है प्लस वैलेंसी शो करता है। इसमें अधातु है और अधातु का समूह है जो कि वो भी वैलेंसी शो करता है। इसमें और ये दोनों मिलकर के अणुसूत्र बनता है। इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव। इसे धनात्मक मूलक कहते हैं, इसे ऋणात्मक। आइए हम लोग पहले अणुसूत्र बनाना सीखें। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें और इसको देखें ध्यान से। अभी हम आप लोग को अणुसूत्र बनाने के लिए सिखा रहे हैं, उसके बाद तब रासायनिक समीकरण में चलेंगे। ठीक है। अणुसूत्र जैसे आपको कहा जाए हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। इसका दूसरा नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। कोई बच्चे अगर कंफ्यूज ना करें, दोनों ये नहीं समझे कि दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों एक ही चीज़ है। हाइड्रोजन सल्फेट का ही दूसरा नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है। आइए हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है आप हमेशा ये देखें। अभी अभी हम आपको पढ़ाए हैं हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 है। तो पहले यहाँ रफ में पहले लिखें हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 है। सल्फेट इधर वाला को प्लस में खोजे, इस साइड वाला को माइनस में। अगर जिसको याद है उसको खोजने की ज़रूरत नहीं है। SO4 सल्फेट का SO4 इसका -2 होता है वैलेंसी। अब जब दोनों को अदला बदली करेंगे, इसका वाला जैसा हाइड्रोजन सल्फेट है, हाइड्रोजन H, इसका वैलेंसी कितना है 2 है, इसका 1 है। तो इसका वाला 2 इसमें हाइड्रोजन में लिखाएगा H2 और इसका 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, 1 हम नहीं लिखते हैं। यानी इसका +1 इसमें, इसका -2 इसमें। लिखने में प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है, अणुसूत्र बना के लिखने में प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट का अणुसूत्र है H2SO4। दूसरा हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोजन का हम अभी अभी बता चुके हैं। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है +1। हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम होता है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोजन का +1 वैलेंसी होता है और इधर वाला का माइनस में खोजेंगे कार्बोनेट CO3, इसका वैलेंसी कितना है -2। फिर अदला बदली करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका H, इसका वाला 2 हाइड्रोजन में लिखेंगे, इसका 1 इसमें लिखेंगे पर 1 लिखा
नहीं जाता है। इसका वाला एक कार्बोनेट में लिखेंगे H2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या हो गया H2CO3। फिर देखिए हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रोजन का वैलेंसी +1, फॉस्फेट को का वैलेंसी -3 होता है। फॉस्फेट PO4 वैलेंसी कितना होता है -3। इसका वाला 3 इसमें लिखेंगे और इसका वाला एक जो आपकी बता चुके हैं, एक लिखा नहीं जाता है। इसका दूसरा नाम है फॉस्फोरिक अम्ल। हाइड्रोजन फॉस्फेट का दूसरा नाम है फॉस्फोरिक अम्ल। तो क्या होगा इसका H, इसका वाला 3 इसमें लिखेंगे H3PO4। चौथा हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट इसका दूसरा नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। फिर उसी तरह हाइड्रोजन का +1, नाइट्रेट NO3, नाइट्रेट का वैलेंसी -1। इसमें अगर जिसको याद हो गया हो आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लें। देखिए इसका +1 है, इसका -1, दोनों का खत्म बराबर में, ना किसी का वैलेंसी नहीं लिखा जाता, ना प्लस का ना माइनस का। इसका हाइड्रोजन का +1 और नाइट्रेट का -1, तो क्या हो जाएगा HNO3, प्लस माइनस कैंसिल। फिर आता है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है प्लस, क्लोरीन का वैलेंसी, क्लोराइड का वैलेंसी होता है -1। यहाँ आप देखिए, ठीक है, आप देख रहे हैं अगर दिखाई पड़ रहा है ना, तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, सीधा हो जाएगा HCl। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोजन फॉस्फेट का फॉस्फोरिक अम्ल, हाइड्रोजन नाइट्रेट का नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरस अम्ल, हाइड्रोजन H प्लस, सल्फाइड, सल्फाइड का क्या होता है सल्फाइड का होता है SO3, जिसका वैलेंसी होता है -2, तो क्या हो जाएगा H2SO3। ये रफ में करने का है, हम यहाँ करके आपको आगे में दिखा रहे हैं, इसको मत लिखिएगा, आपका मेन ये होता है। ये जो है सिर्फ रफ में आपको समझने के लिए ये सब कर रहे हैं, ये नहीं लिख, जिसको याद है वो डायरेक्ट इसका सूत्र लिखे हैं, डायरेक्ट हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3, हाइड्रोजन फॉस्फेट H3PO4, हाइड्रोजन नाइट्रेट HNO3, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसलिए दोनों नाम लिख दिए। ज़्यादातर कुछ टीचर सल्फ्यूरिक अम्ल बोलता है, बच्चा हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को अलग अलग समझता है, तो अगर सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो समझ जाइए कि हाइड्रोजन सल्फेट ही कहा जा रहा है। कार्बोनिक अम्ल का दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, ये ज़्यादा इस नाम से ज़्यादा पुकारा जाता है, ये नाम बहुत कम लोग बोलता है, लेकिन सूत्र तो इसी नाम से बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य है जो आप लोग जान जाइए, याद कर लीजिए, समझ के अगर आप याद करते हैं तो वो याद जल्दी होगा। जैसे अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, आप बचपन से पढ़े होंगे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। ये इसको हम लोग अम्लीय गैस कहते हैं, अम्लीय गैस।
भी कहते हैं, है ना। ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको अम्लीय गैस भी कहते हैं। इसको ऐसे भी याद रख लिए। जल का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे H2O। अमोनिया का फार्मूला NH3। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO। H2O जल, NH3 अमोनिया, S सल्फर डाइऑक्साइड का हो चुका है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड का फार्मूला होता है SO3। कुछ को आप याद कर लें, इतना याद कर लें, ये आपको जब स्टैंडर्ड 10th में अनुसूत्र ये सब का बनाना अगर सीख जाएंगे, स्टैंडर्ड 10th में रासायनिक समीकरण बनाने में किसी तरह, क्योंकि स्टैंडर्ड 10th के सभी चैप्टर में रासायनिक समीकरण मौजूद है बहुत भारी मात्रा में, इसलिए आपको ये सब जानना ज़रूरी है। ये हम समझा दिए। इसके अलावा कुछ आपको और भी अनुसूत्र लिखना सिखा रहे हैं, जो देखिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर, जैसे आपसे कोई कहे एल्युमिनियम ऑक्साइड का अनुसूत्र क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का होता है वैलेंसी +3, ऑक्साइड का वैलेंसी होता है -2। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए, इसका 2 इसमें लिखेंगे, इसका वाला 3 इसमें लिखेंगे, अदला बदली करेंगे। ऑक्साइड का जो 2 है एल्युमिनियम के साथ लिखेंगे, और एल्युमिनियम का जो 3 है 3+, ये किसको किसके साथ लिखेंगे, ऑक्साइड के साथ लिखेंगे। ऐसे अदला बदली करके एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक फेरिक का क्या, Fe3+, ऑक्साइड का 2-। अब देखेंगे फेरिक, इसको प्लस वाला को इधर वाला को प्लस में खोजिएगा, इस साइड वाला को माइनस में, +3 है यहाँ, और ऑक्साइड का -2 है। ठीक है, तो ये जगह Fe, इसका वाला 2 इसमें लिखेंगे और इसका वाला 3 इसमें लिखेंगे। ठीक है, फेरस ऑक्साइड, फेरस Fe2+, ऑक्साइड का 2-। फेरस का वैलेंसी 2 होता है, फेरिक का 3 होता है। दोनों लोहा ही है, फेरस का, फेरम मतलब लोहा होता है। तो यहाँ दोनों का 2-2 है, तो किसी का नहीं लिखा जाएगा, दोनों खत्म। FeO, इसे सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का वैलेंसी होता है +1, ऑक्साइड का वैलेंसी होता है -2। इसका वाला 2 इसमें लिखेंगे, सोडियम के साथ लिख देंगे, ऑक्साइड का 2 है Na2, और इसका 1 है, इसको इसके साथ लिखेंगे, लेकिन एक छिपा होता है, एक लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी तरह फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस का वैलेंसी +2, सल्फेट का वैलेंसी -2। फिर दोनों बराबर है, इसका +2, इसका -2, 2 प्लस है 2 माइनस है, दोनों कैंसिल, लिखेंगे FeSO4। तो इसको आप याद कर लेंगे तो कुछ तो याद करना होगा। सबसे पहला ही धनात्मक मूलक, और जो नीचे ऋणात्मक मूलक है, आप देख लीजिए सही से, धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर करके या वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये याद रहेगा तभी ये बनेगा आपसे, और ये जब बनेगा तभी रासायनिक समीकरण बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। नहीं तो आपको रासायनिक समीकरण ऐसे ही याद कीजिए, याद कितना करिएगा, एक नहीं ना जो याद कीजिएगा, इसके लिए आपको ये पढ़ना होगा। तब रासायनिक 10th का पहला, दूसरा, तीसरा, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा अम्ल भस्म लवण है, और तीसरा धातु और अधातु, सब में आसान लगेगा। ठीक है, अब आइए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं।
आइए, समीकरण बनाने से पहले कुछ एक दो बात को जान लेना जरूरी है। जैसे धातुओं के परमाणु एकल परमाणविक होते हैं। एकल परमाणुविक होते हैं। कुछ अधातु जैसे कार्बन भी एकल परमाणुविक होते, एकल परमाणुविक होते हैं। कुछ अधातु जैसे गैस अणु द्विपरमाणुविक होते हैं। द्विपरमाणुविक रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, आयोडीन I2 इत्यादि। और ओजोन O3 त्रिपरमाणुविक होते हैं। त्रिपरमाणुविक होते हैं। समीकरण में थोड़ा सा इन बातों को जान लेना जरूरी है। अब हम आते हैं समीकरण पर। आप जानिएगा कि इसका क्या उपयोग है समीकरण बनाने में। समीकरण आप बहुत देखे होंगे, परीक्षा में इस तरह का दिया जाता है। अभी आप अनुसूत्र को देखेंगे और 1, 2, 3 पॉइंट का देखेंगे। आप इतने 10th वाला के लिए इतना ही काफ़ी है। आइए हम अब शुरू करते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रासायनिक संयोग करता है तो जल बनता है। इसको समीकरण में ट्रांसलेट करने के लिए संकेतन में आता है परीक्षा में। आप हल्का से लिए, इतना हल्का नहीं आता है, लेकिन आपको सिखाने के लिए हल्का से लेकर के फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। हाइड्रोजन क्या होता है? द्विपरमाणुविक होता है। यहां ध्यान से देखिए, H2 तो हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे? H नहीं लिख के H2 लिखेंगे, क्योंकि गैस होता है। ये गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। ये द्विपरमाणुविक होता है। सिर्फ O नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन का सिर्फ H नहीं लिखेंगे, जो हम बता चुके हैं। 1, 2, 3 पॉइंट को याद रखिए। और जल का सूत्र आप बचपन से पढ़े, H2O होता है। अब देखिए यहाँ पर एरो के पहले, एरो के बाद यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 1। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2। तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तो चलिए इसको 2 से गुना कर देते, इसके आगे 2 लगा देते। तो ऑक्सीजन हो गया 2, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, पर ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 हो गया। चलिए यहाँ 2 लगा देते हैं, हो गया दोनों तरफ बैलेंस। हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ठीक। अब आइए हम दूसरे तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, अमोनिया। आपको जब बता रहे थे हम अनुसूत्र, तो आपको यहाँ बता चुके थे। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक और जान लें, नाइट्रिक ऑक्साइड तो अच्छा रहेगा। एनो, इसको याद कर लें आप लोग,
सब समझ तो गए ही है, इतना आपको याद कर ले, रिएक्शन बनाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अमोनिया। तो नाइट्रोजन का क्या होता है, द्विपरमाणविक है नाइट्रोजन। यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, नाइट्रोजन को लिखेंगे N2। हाइड्रोजन भी क्या है, द्विपरमाणविक है, गैस से, बन गया H2। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। अब यहाँ देखने की बात है कि समीकरण में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रासायनिक संयोग कर अमोनिया बनाया। अमोनिया में कितना हाइड्रोजन है, 3 परमाणु है। यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु एरो के पहले, 2 है। तो ऐसा करते हैं कि इसके हाइड्रोजन 2 को इससे गुना कर देते हैं, इसके आगे, और इसका 3 से इसको गुना कर देते हैं। हाइड्रोजन हो गया बराबर 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, हाइड्रोजन तो बराबर हो गया। नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, नाइट्रोजन ऑलरेडी 2 है, समीकरण हो गया बैलेंस। ठीक है, अब आइए आगे की तरफ देखते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का दूसरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पीछे बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन H2 लिखेंगे जो कि द्विपरमाणविक होता है। ये हम पहले बता चुके, समीकरण में आपको हाइड्रोजन की जगह पर H2, क्लोरीन भी द्विपरमाणविक होता है, तो आप Cl2 लिखें। हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए रफ में थोड़ा बता रहे हैं आपको। हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 होता है और क्लोराइड का वैलेंसी -1, तो प्लस माइनस खत्म हो गया, तो क्या हो गया, HCl। ये देखिए रफ में बताने के लिए इतना को समझाया आपको। ठीक है, HCl। आप ध्यान देने के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड तो बन गया, तो इसका +1 वैलेंसी था, इसका माइनस, तो अनुसूत्र बना दिया हाइड्रोजन क्लोराइड का। अनुसूत्र पहले बताने के लिए सिखा चुके हैं हम पिछले पन्ना में, तो हो गया। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है एरो के पहले, और क्लोरीन भी 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक है। आप सबसे पहले करें क्या, 2 से इसको गुना कर दें। ठीक है, अब देखिए 2 से गुना कर तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया बराबर। अब आइए थोड़ा सा हम लोग समीकरण का स्तर ऊंचा उठाते हैं। इस समीकरण में आप देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड और जल रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड का अनुसूत्र आपको बताए थे ना आप, कैल्शियम का कितना होता है, वैलेंसी +2, ऑक्साइड का वैलेंसी कितना होता है, -2। अनुसूत्र में हम आपको सिखा चुके हैं। दोनों का 2 प्लस, इसका 2 माइनस, दोनों कैंसिल, तो क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO, क्योंकि इसका भी वैलेंसी 2 प्लस है, इसका 2 माइनस है, दोनों कैंसिल। जल तो आप जानते ही हैं H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का वैलेंसी +2, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी -1। आप देख लीजिएगा, तालिका में सब लिख दिए हैं, प्लस माइनस, धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक में इसको देख लीजिएगा। हाइड्रोक्साइड का -1, कैल्शियम का +2, तो अदला बदली होगा, इसका एक इसमें लिखेंगे, इसका 2 इसमें लिखेंगे, एक लिखा नहीं जाता है। चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको घेर करके, कैल्शियम का 2 है ना, तो इसके घेर करके लिखेंगे, चूँकि 2 परमाणु है, OH मिल के हाइड्रोक्साइड बना है, बिना घेरे 2 नहीं लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में घेर के तब 2 लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आइए अब देखते हैं, एरो के पहले इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, 2, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2, कैल्शियम 1, कैल्शियम, चलिए बैलेंस है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। और फेरस सल्फेट, फेरस Fe, फेरस में 2 वैलेंसी होता है, और सल्फेट का 2 माइनस, -2 +2, ये भी बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, इसको आप इग्नोर करके चलेंगे, ये आपको सिखाने के लिए लिख रहे हैं, आप रफ में करके यहाँ पर सिर्फ इसके आगे ट्रांसलेट कर देना है इसको। ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप किसी दूसरे पन्ना में करें, हम आपको सिखाने के लिए आगे में लिख रहे हैं। ठीक है, इसका कोई तो फेरस सल्फेट का क्या हो जाएगा, दोनों का 2 खत्म, FeSO4, फेरस सल्फेट। अब देखिए फेरस सल्फेट को गर्म, ये जो त्रिभुज देख रहे हैं गर्म करने का साइन है। फेरस सल्फेट को अगर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है फेरस सल्फेट को गर्म करने पर। ये फेरस सल्फेट का लिख चुके हैं यहाँ से। अब भाई फेरिक ऑक्साइड का क्या होता है, फेरिक का वैलेंसी होता है +3, ऑक्साइड का -2, तो इसका 3 इसमें लिखेंगे, इसका 2 इसमें लिखेंगे, अनुसूत्र में चर्चा कर चुके। Fe, इसका वाला 2 इसमें लिख दिए, और O है,
इसका 3 जन O के साथ लिख दे, फेरिक ऑक्साइड हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड पहले बता चुके SO2 होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 होता है। अब यहाँ पर देखिए फेरस सल्फेट को गर्म किए तो हमको क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एग्जामिनेशन में 5 नंबर का रहता है, ठीक है। इसको जरा बढ़िया से देख लीजिएगा, अनुसूत्र बनाने के लिए आना चाहिए, तभी आप जाके इसको ट्रांसलेट कर पाइएगा, नहीं तो नहीं होगा आपसे। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, 3 2 5 3 8, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है एरो के पहले 4। चलिए इसको 2 से गुना कर देते हैं तो ऑक्सीजन हो गया 4 दूनी 8। सल्फर एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 2 सल्फर है 2 सल्फर, फिर हम 2 गए यहाँ भी 2 गए, बराबर हो गया बस। चलिए अब आगे जिंक। जिंक का क्या होता है, Zn। हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका दूसरा नाम है फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल है ना। तो जिंक है, फॉस्फोरिक, हाइड्रोजन फॉस्फेट के, हाइड्रोजन का एक वैलेंस होता है प्लस, फॉस्फेट का जिंक। जिंक यहाँ धातु है, धातु एकल परमाणविक होता है, इसलिए यहाँ 2 नहीं लगाएंगे। जैसे हम लोग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन में 2 लगाते थे, लेकिन नहीं, ये धातु है, जिंक धातु, इसमें एकल परमाणविक होते हैं, इसलिए जिंक का Zn लिख दिए। हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 और फॉस्फेट का वैलेंसी PO4 -3। आइए अदला बदली करते हैं, तो इसका 3 इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन के साथ H3PO4, इसका +1 है, इसमें लिखा नहीं जाता है। चलिए जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट देखिए Zn का वैलेंसी कितना होता है +2 और फॉस्फेट का वैलेंसी कितना होता है -3। अदला बदली करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक Zn, इसका वाला 3 फॉस्फेट का 3 इसमें लिख देंगे और इसका 2 PO4। देखिए ये जो है फास्फोरस और ऑक्सीजन दोनों PO4 में, इसको घेर करके इसका जो 2 है तब लिखेंगे इसमें, जिंक का 2 इसमें लिखेंगे और फॉस्फेट का 3 इसमें। अगर इसको नहीं ब्रैकेट दे के लिखेंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको घेर के PO4 घेर के तब 2 लिखेंगे। अब प्लस हाइड्रोजन को तो पता चुके द्विपरमाणविक होता है, तो H2। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, ये लोग 3, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2। आइए इसको गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, अदला बदली, 2 तिया 6। फॉस्फेट 2 है तो यहाँ भी फॉस्फेट कितना है 2 है। अब जस्ता कितना है, यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, हो क्या बराबर। बहुत आसान है। अब यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का वैलेंसी +2, ऑक्साइड का वैलेंसी -2, तो दोनों का +2 +2 माइनस कैंसिल, क्या लिखेंगे हम लोग, CaO। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते ही हैं CO2। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का क्या होता है वैलेंसी Ca2+, कार्बोनेट का क्या होता है CO3 2-, फिर दोनों का 2 +2 माइनस कैंसिल, कुछ नहीं लिखाएगा, CaCO3। अब देखते हैं यहाँ कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, एरो के पहले 3, यहाँ भी 3, कार्बन 1 है, कार्बन बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब चौथा समीकरण देखिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु है इसलिए एकल परमाणविक है, ठीक है। नाइट्रोजन हम आपको बता चुके हैं द्विपरमाणविक होता है, तो इसलिए आप नाइट्रोजन जैसे आया समीकरण में N2 लिख दीजिए अपना मन से। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, मैग्नीशियम नाइट्राइड। देखिए मैग्नीशियम नाइट्राइड को यहाँ बनाते हैं हम, मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है +2, नाइट्राइड का वैलेंसी कितना था -3। चलिए अदला बदली करते हैं हम, Mg, इसका 3 इसमें लिख देते हैं N, इसका जो मैग्नीशियम का जो 2 है इसमें लिख देते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। आइए नाइट्रोजन तो दोनों बगल बराबर है, पर मैग्नीशियम इधर 3 है, यहाँ अकेला 3 पीछे दे दीजिए, हो गया बराबर। अब आइए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम धातु है, एकल परमाणविक है, ऑक्सीजन और धातु का में है और गैस है, ये द्विपरमाणविक है, पहले बता चुके, O2 लिखिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है +3, +3 क्यों होता है कि एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इसलिए इस पर 3 प्लस वैलेंसी होता है। ऑक्साइड पर 2 माइनस है, चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इस पर 2 माइनस। चलिए अदला बदली करते हैं, Al,
इसका 2 ऑक्सीजन का 2 इसमें और एल्युमिनियम का 3 वैलेंसी इसमें हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 है रो के पहले, यहाँ 3 से इसको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, इसको भी 2 से गुना, 2 तिया 6। एल्युमिनियम कितना हो गया, इसको बराबर ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में एल्युमिनियम 4 हो गया, यहाँ 4 से मार दीजिए। बस ये है समीकरण। अगर आपको और कोई कठिनाई हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट में लिखिए, आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। अगर ज़्यादा इस रिएक्शन बहुत है, ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप भी ऊब जाएंगे। चलिए ठीक है, अगर आप सीख गए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगी। थैंक यू।